Good morning, ladies and gentlemen. Huge round of applause for the steady hand on the wheel as stated by MD of Times Group, विनीत जैन हमारे साथ आज देश के रक्षा मंत्री हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि कहीं भी कुछ भी हो जाए ये कूल रहते हैं, काम रहते हैं और कभी भी अपना जो इवन टेम्पर्ड इनका नेचर है वो नहीं खोते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ राजनाथ जी, आप रक्षा मंत्री हैं, इससे पहले भी मुझे लगता है लगभग 45 साल की आपकी राजनीति का करियर रह चुका है। डिफेंस मिनिस्टर होते हुए जब आप देश के सुरक्षा कर्मियों के को लीड करते हैं, जब देश की सुरक्षा सिचुएशंस को देखते हैं, तो कभी भी आपके मन में थोड़ी सी दुविधा नहीं होती कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स में क्या हो रहा है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, कभी गुस्सा आता है? मैंने विपक्ष के सवालों को लेकर कभी भी अपने को अनकंफर्टेबल फील नहीं किया है और जितना कंट्री के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनको बताया जा सकता है वो मैं बताता भी हूं। लेकिन डिफेंस में बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं जिनका कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होता है, हम पब्लिकली उसे नहीं बतला सकते, तो उसे बताने से हम बचने की कोशिश करते हैं। तो आज चाहे वो नॉर्दर्न सेक्टर हो, वेस्टर्न सेक्टर हो अथवा ईस्टर्न सेक्टर हो। तो आज अगर और मुझे अपनी सेना के जवानों को 5 वर्षों में बहुत ही नजदीक से देखने का मिला है। हमारी तीनों सर्विसेज, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो अथवा एयरफोर्स हो, और यहां तक कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को भी करिश्मेटिक काम करते हुए मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि होम मिनिस्टर के रूप में भी मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। मैं कह सकता हूं कि अपने सेना और सुरक्षा के जवानों के ऊपर हमें नाज है। आज अगर आपसे देश की जनता पूछे, और देश की जनता में शायद विपक्ष भी शामिल है, अगर ये पूछें कि हमारा देश, हमारे बॉर्डर महफूज हैं, हमारी तैयारी पूरी है, क्योंकि कई बार ये कटाक्ष भी होता है कि हमने अपनी जमीन चीन को दे दी, और राहुल गांधी ये सवाल अक्सर पूछा करते हैं, तो आप आज क्या जवाब देंगे? मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे सेना और सुरक्षा के जवानों पर उनका पूरा भरोसा और विश्वास होना चाहिए, और 5 वर्षों तक डिफेंस मिनिस्टर के रूप में काम करते हुए, उसके पहले होम मिनिस्टर के रूप में काम करते हुए जो कुछ भी मैंने देखा है, समझा है, एसेस किया है, उस आधार पर मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सीमाएं और यह देश पूरी तरह से सुरक्षित है। सवाल अग्निवीर स्कीम पर भी उठते हैं। अग्निवीर स्कीम पर कुछ विपक्षी दलों का कहना है कि शॉर्ट चेंज किया जा रहा है नए युवाओं को जो भर्ती होते हैं, क्योंकि उन्हें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और ये शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स है, शायद टेम्पररी तौर पर हम सैनिक इकट्ठे कर रहे हैं। ये तमाम डिबेट बहुत सी मिसगिविंग्स के साथ शुरू हुई, लेकिन आज भी ये सवाल उठता रहता है। नहीं, मैं समझता हूं कि इस सवाल का अपने में कोई औचित्य नहीं है। इस सच्चाई को सभी स्वीकार करेंगे कि सेना में यूथफुलनेस होनी चाहिए। सामान्यतः एज 30, 35, 40, 45, 50 ये हमारे सेना के जवानों की रही है, लेकिन जब हमारे 18 साल और 20 साल के जवान जाएंगे वहां पर अग्निवीर के माध्यम से, तो मैं समझता हूं कि जोखिम उठाने का, रिस्क उठाने का जो एक जज्बा होता है जवानों के अंदर कहीं कुछ अधिक होता है, वो जज्बा भी उठाएंगे। वैसे हमारे जिनकी एज भी अधिक हो गई है, हमारे जवान पूरे जज्बे के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का युग है, हमारे नौजवान टेक सेवी भी होने चाहिए, टेक्नोलॉजी के संबंध में भी उनको जानकारी होनी चाहिए।
ऐसे नौजवानों की भर्ती हम अग्निवीर के माध्यम से कर रहे हैं और उनके फ्यूचर के साथ भी हम किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। उसके लिए जो कुछ भी सिस्टम में चेंज लाया जा सकता है अथवा फर्दर उनके फ्यूचर को देखते हुए सर्विसेज में जो रिजर्वेशन वगैरह का प्रोविजन है, यह सब हम लोगों ने इंश्योर किया है। और कहीं पर यदि कोई ड्रॉबैक इसमें हमको दिखाई देगा तो उसमें सुधार करने के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने कि आप ओपन है चेंजेस लाने में भी जिस तरह की जरूरत होगी, यदि आवश्यक हुआ तो। बहुत मुझे लगता है कि बड़ी हेडलाइन है ये कि आवश्यकता पड़ने पर सुधार और चेंजेस होते रहेंगे और जवानों की बेटरमेंट का पूरी गारंटी सरकार लेगी। मैं पूछना चाहती हूँ राजनाथ जी, आत्मनिर्भरता और टेक सैवी जो आपने कहा, आत्मनिर्भरता करते हुए क्या हम टेक्नोलॉजी में आगे पूरी तरह से बढ़ पा रहे हैं? हमारे देश में कई ऐसे डिफेंस की चीजें हैं जो हम खुद नहीं बना सकते, हम बाहर के देशों पर डिपेंडेंट होते हैं। आपके हिसाब से निर्भरता की तरफ भारत ने कौन सा लिया? भारत डिफेंस के मामले में भी आपके टेन्योर में ऐसा सबसे बड़ा गेम चेंजिंग स्टेप आत्मनिर्भर बन रहा है। अब जैसे मैं आपको जानकारी दूं कि लगभग कई ऐसे आइटम्स हैं, नंबर यदि देखा जाए उनका तो अप्रॉक्सीमेटली 5,000, एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बतला पाऊंगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 5,000 ऐसे आइटम्स होंगे जिसमें कि लोकल रिप्लेसमेंट यूनिट्स भी शामिल हैं, जिन्हें कि बोलचाल की भाषा में LRU कहते हैं। इनको मिलाकर देखा जाए तो लगभग 500 ऐसे आइटम्स को हम की एक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट हमने जारी की है। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का मतलब यह होता है किसी भी सूरत में यह आइटम्स हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। यह सारे आइटम्स बनेंगे तो भारत की धरती पर बनेंगे और भारतीयों के हाथों से बनेंगे, यह हम लोगों ने फैसला किया है और यह काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यह काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और मैं यह भी जानकारी आपको देना चाहता हूं, अब तो इंजन बनाने की दिशा में भी हमारे कदम तेजी से आगे बढ़े हैं। फाइटर प्लेन के इंजन, फाइटर प्लेन। अब जनरल इलेक्ट्रिक का नाम आपने सुना होगा, जनरल इलेक्ट्रिक 414, ये अमेरिका का, US का है इंजन। अब उसने अपनी 80% मैन्युफैक्चरिंग IPR भारत को ट्रांसफर करने पर राजी हो गया है और यह समझौता हमारा हो गया है, अंडर प्रोसेस नहीं है, यह समझौता हमारा हो गया है और इंजन भारत में बनेंगे और अधिकतर भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। बहुत बड़ी बात। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, DRDO को मैंने यह भी कहा है कि DRDO इन सब सारी पॉसिबिलिटीज को भी एक्सप्लोर करे। सैफ्रॉन वो भी इंजन बनाता है, UK, इन सब सारी कंट्रीज में भी जो इंजन बन रहे हैं, कौन से ऐसे इंजन हैं जो कि वो भारत में बनाए जा सकते हैं, कौन कंट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। तो यह सब सारी हमारी बातें चल रही हैं और सारी पॉसिबिलिटीज को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि इंजन तो हम भारत में ही बनाना चाहते हैं। बहुत हो गया इंजन का इंपोर्ट करते हुए। बहुत बड़ा अब हेडलाइन, हम एक्सपोर्टर इंजन में भी भारत को एक्सपोर्टर कंट्री बनाना चाहते हैं। राजनाथ जी, भारत ने सपने बड़े बड़े देखे हैं और सपने जो इतने बड़े हमने देखे हैं, 2047 की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक डेमोक्रेटिक चीज आती है कि चुनाव जीतने जरूरी होते हैं, चुनाव जीतने जरूरी होते हैं। इस बार 400 पार। मैं आपके राजनीतिक एक्सपीरियंस से पूछना चाहती हूं, आप 1977 से हैं पॉलिटिक्स में। 25 इयर्स की एज से ही मैं हूं। 25 साल की उम्र से आप पॉलिटिक्स में हैं, जेल गए आप। 25 साल की उम्र में मैं MLA बन गया था।
25 साल की उम्र में आप एमएलए बन गए थे। आजकल आपका और उसके पहले मुझे पार्लियामेंट का टिकट मिला था, लेकिन वो कट गया था, इस कारण मुझे मिला है। क्यों कट गया था आपका पार्लियामेंट का टिकट? आज ये कहानी जरूर दर्शकों को बताइए। लंबी कहानी है, ज्यादा समय लगेगा, लेकिन आप कहेंगे तो मैं ब्रीफली उसको बतलाने की कोशिश करूंगा। ऐसा हुआ कि मैं 18 महीने तक इमरजेंसी में, लगभग 18 महीने मैं जेल में था। पहली गिरफ्तारी, मैं मिर्जापुर में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में फिजिक्स का लेक्चरर था, तो हमारी जो पहली गिरफ्तारी हुई, क्योंकि जेपी मूवमेंट का मैं उस जिले का कन्वीनर था, तो मुझे और हमारे साथ 2 और मित्र रहे। इनको मिर्जापुर जेल रात को 11-12 बजे ले जाया गया और मुझे वहां तन्हाई दी गई। इसे सॉलिटरी सेल बोलते हैं। हमको और हमारे 2 लोग जो थे उनको उसी में अलग सेल बने हुए थे, उनको रखा गया। और हमारे लगभग 200 या 250 ऐसे जो सारे आंदोलनकारी थे वो एक स्थान पर थे और हमको अलग रखा गया था। और मैं वहीं से नारेबाजी करता था, नारे लगाता था, उसको रिपीट करते थे लोग दूसरे बैरक में जो हमारे 250 लोग बैठे हुए थे। फिर उसके बाद 2-2.5 महीने के बाद सॉलिटरी सेल से मुझे ट्रांसफर कर दिया गया सेंट्रल जेल नैनी। तो सेंट्रल जेल नैनी में लगभग मैं समझता हूं कि 16 महीने के आसपास, मैं हो सकता है कि 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन मैं भूल रहा हूं, के आसपास मैं सेंट्रल जेल नैनी में था। उसके बाद मैं छूटा था। तो वहां से रिलीज होने के बाद जो मैं घर पर आया था, तो ऐसे ही घर पड़ा हुआ था, छोटा सा कमरा उमरा था। तो एक सज्जन ने आके सूचना दी कि मैसेज आया है, क्योंकि टेलीफोन भी सबके यहां नहीं होते थे उसमें, मोबाइल भी नहीं होती थी। तो आगे सूचना दिया कि साहब मैसेज आया है दिल्ली से वाराणसी, और वाराणसी से मेरे टेलीफोन पर आया है कि आपको कैंडिडेट घोषित किया गया है और आपको चुनाव लड़ना है पार्लियामेंट का। और 2 दिन के बाद का समय उन्होंने बताया कि आपको नॉमिनेशन फाइल करना है। लेकिन खैर लंबा प्रोसेस है, नॉमिनेशन फाइल हुआ, सब कुछ हुआ। अथॉरिटी लेटर भी दिल्ली बुलाकर मुझे दे दिया गया था, जिसके आधार पर सिंबल मिलता है। लेकिन एट द 11th आवर जो ही मजिस्ट्रेट ने अंतिम दिन जो होता है सिंबल देने का, ये मुझे बुलाया, तो हमारे अथॉरिटी लेटर का कैंसिलेशन ऑर्डर बाई टेलीग्राम या बाई फैक्स, शायद यही सिस्टम होता था, तो उसके सामने लाकर उस अर्दली ने जब रखा, तो उसने कहा मिस्टर सिंह सॉरी, कलेक्टर साहब से मैं मिलकर आता हूं। डीएम से मिलने गया और डीएम से मिलकर आया, उसका सारी आपकी अथॉरिटी लेटर का कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया। और मिस्टर फकीर अली अंसारी भदोही के कारपेट के व्यवसायी थे, अच्छे व्यक्ति हैं, उनका अथॉरिटी लेटर आ गया, सिंबल उनको मिल गया। आक्रोश था, सारे एडवोकेट्स वाराणसी के शहरी वगैरह में सब उसमें थे। लेकिन परमात्मा ने उस समय भी मुझे पेशेंस दिया था, और मैंने माइक लेकर वहां से कहा था कि अब तो मैं विड्रॉ भी नहीं कर सकता, क्योंकि 3 बजे का समय क्रॉस कर चुका था। तो मैंने कहा था कि दुर्भाग्यवश मेरा नाम अब तो बैलेट पेपर पर रहेगा ही, क्योंकि विड्रॉ नहीं कर सकता था। सिंबल मैंने मांगा नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का सिंबल उन्होंने दे दिया था। तो दुर्भाग्यवश मेरा नाम मतदान पत्र पर तो रहेगा, लेकिन किसी ने मेरे नाम के आगे मुहर लगाई तो मैं समझूंगा कि वो मेरे मस्तक पर कलंक का टीका लगा रहा है। तो उसका इतना जबरदस्त मैसेज गया कि नेक्स्ट डे चौधरी चरण सिंह आने वाले थे, वो बेहद इससे इंप्रेस हुए। और हमारे उसमें जनसंघ के लोगों से कहा उन्होंने कि भाई विधानसभा के चुनाव में एक टिकट हमारी तरफ से राजनाथ को दिया जाना चाहिए। और लेकिन फिर भी 4 महीने के बाद जब चुनाव असेंबली का हुआ, तो नाम प्रपोज हुआ था, हमारे ही मित्र थे, उनके लिए हमने काम किया था, मैं उनका इलेक्शन एजेंट था। सिटिंग कैंडिडेट थे श्री आशाराम जी यादव, उनका नाम प्रपोज हुआ था। जब वहां गया तो चौधरी साहब ने कहा कि भाई एक टिकट मैं मांग रहा हूं, नहीं हो सकता। तो उनका बेचारे का टिकट काटकर मुझे टिकट दिया गया था, उन्होंने दिया था। यही है तो इसी तरह शुरू हुई आपकी राजनीतिक बारी। और इतने सालों में 1977 से लेकर आज तक आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया? सबसे बड़ा तो मैं पूछूंगी, राजनीति कितनी बदली है? 77 की राजनीति और आज में कितना फर्क है? जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का सफर कैसे रहा?
ये कहना कि बदली कितनी है, यह बड़ा कठिन काम है। कितनी बदली है, कितनी डिग्री इसमें जो है वो चेंजेज आए हैं, यह काम कठिन है। लीडरशिप बदलती है, लीडरशिप पर बहुत कुछ भी निर्भर करता है, लेकिन राजनीति कुछ वैल्यूज होती हैं पॉलिटिक्स की भी। मैं समझता हूं कि उसके बारे में कमिटमेंट होना चाहिए और उस कमिटमेंट से किसी भी सूरत में डेविएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना है। उस समय भी लोग थे और आज भी लोग हैं। उस समय भी जो लोग थे, बहुत सारे लोग थे जिनका डेविएशन होता था वैल्यूज से, और आज भी लोग हैं, भविष्य में भी लोग रहेंगे। और मैं समझता हूं कि राम राज्य में भी कुछ लोग ऐसे थे, राम के राज्य में भी, जो कि जिनका की वैल्यूज से डेविएशन हो जाता था। कोई बहुत बड़ा चेंज मुझे यह बतलाना कठिन काम है हमारे लिए। तो ये इतना तो बता दीजिए कि ये कौन सी कोर वैल्यूज हैं पॉलिटिक्स में जो आप चाहते हैं कि इस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से ये कौन सी वैल्यूज? मैं यह मानता हूं कि सबसे बड़ी चीज पॉलिटिक्स में काम करने वाले लीडर्स की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, उस पर किसी भी सूरत में साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगना चाहिए, प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। जो कहे वो करे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो को उठाकर आप देख लीजिए, जो कुछ भी हम लोगों ने कहा है अक्षरशः उसका पालन किया है, जितने भी हमारे कमिटमेंट्स रहे। और मुझे याद है कि क्योंकि 2014 में मैं ही पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट था और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे। मोदी जी मुझसे कहते थे कि राजनाथ जी देख लीजिएगा कि हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहीं कुछ ऐसा न हो कि हम लोग उसे न कर पाए। तो मैंने कहा नहीं, इसमें जो प्रिकॉशन लेंगे। और 2019 में भी इलेक्शन मैनिफेस्टो की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे ही दी थी। 2019 में मैं पार्टी प्रेसिडेंट नहीं था, इसका प्रिकॉशन लिया। तो जो कहा हम लोगों ने, चाहे आर्टिकल 370 के बारे में कहा हो, चाहे इस सिटीजनशिप बिल के बारे में कहा हो, चाहे राम मंदिर के बारे में कहा हो, चाहे 3 तलाक के बारे में कहा हो, जो भी कहा है अक्षरशः पूरा किया है। तो देश को आगे ले जाएंगे, यह भी हमारा कमिटमेंट था। और दावे के साथ कह सकता हूं इस कमिटमेंट को भी निभाने में हम पूरी तरह से कामयाब रहे हैं, क्योंकि इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का स्टेचर बढ़ा है। और मैं तो पहले भी मैंने देखा है, आज भी मैं देखता हूं। और हमारे जो ऑडियंस यहां बैठी हुई है, इसमें फॉरेन जाने वाले बड़ी संख्या में लोग यहां पे बैठे हैं। पहले यदि किसी इंटरनेशनल फोरम पर इन लोगों को अपना कोई विचार व्यक्त करने का अवसर मिला होगा तो उस समय की स्थिति देखी होगी, और आज किसी इंटरनेशनल फोरम पर यदि आप अपने व्यूज, अपने विचार एक्सप्रेस करते हैं, उस समय किस प्रकार का रिस्पांस अथवा किस प्रकार का फॉरेन कंट्रीज के जो डेलीगेट्स होते हैं उनका फेशियल एक्सप्रेशन होता है, उसमें आपको अंतर दिखाई देगा। पहले हम लोगों की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक सुना जाना चाहिए, लोग नहीं सुनते थे। लेकिन आज यदि भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत है। लेकिन आज के दौर में बाहर के देशों ने, यूएस, जर्मनी, चिंता जताई है जिस तरह से विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। मैं पूछना चाह रही हूं, इमरजेंसी 1977 में जो थी, और कुछ लोग कहते हैं एक इमरजेंसी आज है, जिस तरह से ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? नाविका जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, करप्शन को बढ़ने देना चाहिए? बिल्कुल। पॉलिटिकल सिस्टम में करप्शन फ्री तो मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, आइडियल स्टेज होती है।
करप्शन मिनिमाइज किया जाना चाहिए, कम से कम मिनिमाइज हो, जितना कर सकते हो करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि करप्शन फ्री हो जाए तो इससे बड़ा मेजर अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, यदि आप कोई यह कहता है कि इसको हमारी गवर्नमेंट ने करा दिया, तो कोर्ट क्या, कोर्ट के ऊपर भी हमारा दबाव है। कोर्ट ही उनको जेल भेज रही है ना कि हम भेज रहे हैं। कोर्ट ही उनको रिलीफ नहीं दे रही है। यह रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर क्यों फिक्स की जानी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर क्यों फिक्स की जानी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए लोग पूछते हैं सवाल कि जो आदमी विपक्ष में है उसकी करप्शन आपको नजर आती है, जो आपकी वॉशिंग मशीन में धुल कर आपके साथ मिल जाए उसकी करप्शन गायब हो जाती है, एकदम पाक साफ सफेद। नहीं, पाक साफ सफेद का प्रश्न नहीं है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की बराबर एक कोशिश रहती है कि करप्शन जो है जितना मैंने रूट आउट करना, वैसे हमारे कमिटमेंट में है। ये अब किस सीमा तक रूट आउट हो पाता है एक लंबा प्रोसीजर है, इसलिए उसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अब ईडी है, सीबीआई है, ये सब लोग अपना काम करती रहती हैं। उनको लगेगा कि नहीं रूलिंग पार्टी का भी कोई है तो उनको पकड़ेंगे, बिहाइंड बार करेंगे। मैं आपसे सवाल ये भी पूछना चाहती हूं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में आज, लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको कि मान लीजिए कि ईडी सीबीआई किसी के ऊपर कोई जांच चल रही है, मान लीजिए कि वो बीजेपी का वर्कर बन जाता है, कुछ बन जाता है, तो ऐसा नहीं है कि सब बिल्कुल सारी चीजें माफ हो जाएंगी, उसके खिलाफ कोई केस ही नहीं चलेगा। ये कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में डायलॉग का मौका बहुत कम है, कॉन्फ्रंटेशन की राजनीति ज्यादा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अटल बिहारी और एल.के. आडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के समय की भारतीय जनता पार्टी में आप क्या फर्क देखते हैं? पहले चीज तो मैं ये बतला दूं कि कटुता की बात जो आपने कही, यदि मान लीजिए विपक्ष अपशब्दों का प्रयोग करता है, गाली देता है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक से एक चोर शब्द का प्रयोग करे, या अन्य भी बहुत सारी चीजें जिस प्रकार की अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे कटुता नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग मैं समझता हूं हमारी किसी सीनियर लीडरशिप ने कभी नहीं किया होगा। राजनीति में मर्यादाओं का पालन किया जाना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, और मर्यादा विहीन यदि राजनीति होती है तो ऐसी राजनीति का कोई औचित्य नहीं है। राजनीति यह शब्द ही दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है। पता नहीं यहां कितने लोग संस्कृत के बारे में जानते होंगे। राजनीति यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ, दो वर्ड्स है इसमें, राज और नीति। और नीति यह संस्कृत की नय धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे उसे ही हम राजनीति कहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि यह राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। और ये भारतीय जनता पार्टी और हम सब सारे लोगों की चुनौती है कि राजनीति शब्द का के इस खोए हुए अर्थ एवं भाव को पुनः भारत की राजनीति में हम स्थापित करें। आपकी पार्टी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है परिवारवाद के खिलाफ लड़ना, और जब परिवारवाद की बात होती है तो विपक्ष कई बार, और ये पर्सनल सवाल है, मैं आपको पॉलिटिशियन और एक पिता दोनों के रूप में पूछना चाहती हूँ, आपके बेटे पर कटाक्ष किया जाता है, करना भी चाहिए। पंकज सिंह जी, और मैंने हाल ही में आपका एक इंटरव्यू देखा जिसमें आपने कहा कि आपने स्वयं अध्यक्ष होते हुए उनका टिकट काटा। हाँ, काटा था। तो पत्नी के सामने कैसे गए, बेटे को कैसे फेस किया, और मन में क्या भाव आए
क्या ये एक ऐसी दुविधा वाली स्थिति होती है? देखिए, पुत्र तो पुत्र ही होता है, स्वाभाविक है, सबकी ममता होती है अपने पुत्र के प्रति। मेरी भी अपने पुत्रों के प्रति ममता है, प्यार है। हाँ, उस समय ऐसा हुआ 2007 में भी मैं पार्टी का प्रेसिडेंट था और उसमें इलेक्शन कमेटी की बैठक थी। एक तरफ हमारे अटल जी बैठे थे, दूसरी तरफ अडवाणी जी बैठे थे। उत्तर प्रदेश से श्री कल्याण सिंह जी अब नहीं रहे हमारे बीच। कल्याण सिंह जी थे, श्री कल्ला जी मिश्र जो आजकल गवर्नर हैं राजस्थान के। ये लोग, इन लोगों ने नाम लेकर, उनका आया था वाराणसी के किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ने का, हमारे बड़े बेटे का, पंकज का। तो मैंने उसमें कहा कि मैं इसको अपनी कंसेंट नहीं देता हूं, इसे मैं नहीं मानूंगा। तो अटल जी ने कहा कि इलेक्शन कमेटी के सामने हमारा डिसेंट नोट कर लिया जाए। अटल जी की जो स्टाइल थी उस स्टाइल से हम लोग नहीं बोल पाएंगे। तब तक अडवाणी जी ने भी कह दिया कि नहीं भाई, देना चाहिए। सब लोगों ने बोल दिया। फिर उन्होंने कहा, फिर अनंत कुमार जिनकी डेथ हो गई, वो सेक्रेटरी थे, उनको जाकर घोषित करो। घोषित किया। फिर उसके बाद मैं जब घर गया तो मैं तो दुखी था। वो जब पैर छूने के लिए आए मेरा, तो मैंने आशीर्वाद नहीं दिया। घर में जाकर अपनी माँ से कहा उन्होंने। माँ आई तो घर में, आप जानती हैं, आप भी रुतबा कभी ऐसे ही दिखाती होंगी। उन्होंने मेरे ऊपर रुतबा आपके साथ भी ऐसे होता है? तो आप अपनी पत्नी से डरते हैं कि पहले तो ये बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आशीर्वाद दिया, क्या हुआ, कैसे हुआ? तो मैंने कहा कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अपनी पेन से अपने बेटे को सिंबल नहीं दे सकता हूं। तो फिर पंकज ने भी बहुत संयम का परिचय दिया। वो आए, फिर हमारा पैर छुआ दोबारा भी। कहा, पापा आप नहीं चाहेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मैंने कहा, बेटा जाओ, अटल जी से क्षमा मांगो, उनका पैर छुओ, आशीर्वाद लो। कहा, तो हमारे पापा नहीं चाहते, इस कारण मैं नहीं लड़ पाऊंगा। गए अटल जी। तो अटल जी की जो स्टाइल थी, अरे छोड़ो तुम्हारे पापा। लेकिन फिर अटल जी ने कहा, अच्छा जाओ, पिता कहते हैं तो बात माननी चाहिए। फिर बात आई गई हो गई, फिर नहीं मिला। फिर बाद में आकर जब अमित शाह जी जब पार्टी के अध्यक्ष थे, तब उसमें उन्होंने दिया था उनको। आज वो एमएलए 2017 में। आज वो एमएलए हैं। हाँ, दूसरी बार हो गए। लोकसभा का चुनाव लड़ने की उनमें कहीं ना कहीं तो इच्छा होगी। किसी के अंदर भी हो सकता है हो, लेकिन आज तक उन्होंने मेरे सामने एक्सप्रेस नहीं किया कभी। लेकिन मैं समझता हूँ जो पॉलिटिक्स में उसकी रहती ही है, कोई एक्सप्रेस करे अथवा ना करे। तो परिवारवाद का जब कटाक्ष होता है, ये कहा जाता है, तो आपके दिल पर, आपके दिमाग में किस तरह के विचार? मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है। जो गिल्टी कॉन्शियस होता है, जो अपराध बोध से ग्रसित होता है, उसको तकलीफ होती है, मुझे नहीं होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आंख से आंख मिलाकर कोई बात नहीं कर सकता, कहीं गड़बड़ नहीं किया है। मैं पूछना चाहती हूं कि गांधी परिवार पर आपकी पार्टी ने डायनेस्टिक रूल का जो एक आरोप लगाया है, कहां तक आपको लगता है कि ये जायज है? क्योंकि परिवारवाद की बात होती है तो वो भी कहते हैं कि बीजेपी में ऐसे कई परिवार हैं, नंबर एक। और राहुल गांधी जी और उनकी राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, परिवारवाद उसको कहते हैं, कोई पार्टी है, पार्टी का मान लीजिए हम चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं पार्टी के, और जब मैं हटूं तो फिर हमारा बेटा ही हो, बेटा हटे तो बेटे के बेटा ही है, उसको परिवारवाद कहते हैं। इसको हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने हाउस में भी क्लैरिफाई किया है। और मोदी जी ने कहा कि एक परिवार में यदि 8-9 लोग हैं, पॉलिटिकली एक्टिव हैं, तो उसे परिवारवाद नहीं कहा जाएगा। पार्टी के ऊपर कंट्रोल एक ही परिवार का सदैव रहे, दूसरा नहीं आ सकता। इसका मतलब उस पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। कम से कम इंटरनल डेमोक्रेसी तो हर पॉलिटिकल पार्टी में होनी चाहिए, ताकि वो अपनी बात कह ले। आज भी हम लोग बैठते हैं, कहीं कैबिनेट में भी बैठते हैं, तो जो बात कहनी होती है वो कहते हैं। यानी कि जो लोग कहते हैं कि डिक्टेटरशिप चलती है, आपकी सरकार में डिक्टेटर हैं मोदी जी? बिल्कुल नहीं है। मोस्ट डेमोक्रेटिक हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, मैं कह सकता हूं।
मोस्ट डेमोक्रेटिक। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हम लोग भी वहां कहते हैं, लेकिन कभी उन्होंने यह नहीं कहा होगा कि उसको लेकर नाराजगी व्यक्त की हो अथवा कोई नाइत्तफाकी की हो व्यक्त की हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। कोई ऐसा वाकया याद हो? एक भी नहीं, मुझे एक भी याद नहीं। अब मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं नाविका जी, एक भी याद होता तो मैं बतला देता हूं। भाई मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं हुआ, और जिस फोरम पर मैं बैठता हूं उस फोरम पर मेरे रहते हुए भी हमको देखने को नहीं मिला है, तो मैं कैसे कह दूं? तो ये जो हिटलर शाही, पुतिन जैसा देश हो जाएगा, तीसरी बार मोदी जी जीतेंगे, ये जो आरोप लगते हैं, आप क्या जवाब देंगे विपक्ष को जो ये आरोप लगा? अब देखिए, वो भी बेचारे क्या करें, ये कह नहीं सकते कि चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, झूठ बोलते हैं, काम नहीं करते हैं, देश को डुबो दिया, ये सब कुछ कह नहीं सकते हैं, तो यही सब कहते हैं। कुछ ना कुछ तो चाहिए ना कहने के लिए। आप उनको माफ करिए, उनके ऊपर दया करिए, आप जो ऐसे आरोप लगाते हैं। आप नाराज मत होइए उनसे। आपने माफ कर दिया। राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे? सोच में पड़ गए आप। मैंने, आप जानती हैं राहुल को क्या मतलब है, जैसा होना चाहिए हैं जैसे होने चाहिए। अरे सारे लोग देख रहे हैं कैसे मुझे। लेडीज एंड जेंटलमैन, नहीं, परमात्मा की उनके ऊपर कृपा हो, परमात्मा उन्हें आशीर्वाद दे। मैं बड़ा हूं इसलिए यही आशीर्वाद दे सकता हूं उनको, और कुछ नहीं। और परमात्मा उनके अंदर ऐसी शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ऐसी सोच दे, ऐसा आचरण और व्यवहार दे, ताकि भारत को एक श्रेष्ठ भारत बनाने में वो भी अपना योगदान कर सकें। लोग तो कहते हैं वो सबसे बड़े आपके एसेट हैं, क्योंकि जब तक वो हैं आप सत्ता में हैं। वो आपके सबसे बड़े कैंपेनर हैं। नहीं, अब वो बहुत छोटे, मैं किसी को डिबिन नहीं करना चाहता अपने आगे। बस मैं ईश्वर से मैं प्रार्थना ही कर सकता हूं और कुछ नहीं। लखनऊ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी चुनाव में हमेशा मार्जिन देखा जाता है, इस बार का मार्जिन कितना? अब वहां की जनता बतला सकती है ना, हम तो बताएंगे नहीं ना, हम नहीं जानते। आपके कॉलीग नितिन गडकरी कहते हैं ना मैं पोस्टर छपवाऊंगा, ना मैं कुछ इस तरह का कैंपेनिंग करूंगा, क्योंकि काम है तो बोलता है। मैंने बहुत काम किया है, नितिन जी ने बहुत काम किया है अपने क्षेत्र के लिए भी, और अच्छा डेवलपमेंट उन्होंने किया है, बहुत अच्छा किया है। तो आपका लखनऊ की जनता को आज क्या तो मैं अपने बारे में कैसे कह दूं कि मैंने बहुत काम किया है। अभी लखनऊ की जनता से पूछिए क्या हुआ है, कैसे हुआ, वो तो बतलाएंगे। या मेरे व्यवहार को लेके, मेरे आचरण को लेकर, हमारा व्यवहार आचरण कोई 10, 15, 20 वर्षों का तो है नहीं। उत्तर प्रदेश ने तो लगभग 40 वर्षों से मेरे आचरण, मेरे व्यवहार को, वाणी को सब देखा है। तो वो अपना एसेस करें, वो मेरा मूल्यांकन करें, मैं क्या करूंगा। अब की बार 400 पार का जो नारा है, आपको लगता है अचीवेबल है? हाँ, मुझे लगता है कि इसको अचीव करेंगे हम लोग, लगता है मुझे। और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें? हाँ, बिल्कुल, कोशिश तो यही है। रियलिस्टिकली आप पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप इतने सालों से मिनिस्टर रह चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? नहीं मिलेगी, मुझे लगता है कि 80 मिल सकती है। अब 80 का मतलब 80 भी आ सकती है, 78 भी हो सकती है, 79 भी हो सकती है, लेकिन इतना मानकर चलिए कि हो भी सकता है 80। अब नीचे मुझे मत ले जाइए। 78 से 80 के बीच ये होता है कॉन्फिडेंस। और लेडीज एंड जेंटलमैन,
ओल्ड स्कूल पॉलिटिशियन आज भी जिंदा हैं, जो कटाक्ष नहीं करते, अपनी भाषा में कोई इस तरह का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते। वो हैं राजनाथ सिंह जी, देश के रक्षा मंत्री, जो लक्ष्मण रेखा कभी नहीं क्रॉस करते और जो बस सोचते हैं तो जनता का और देश को आगे ले जाने का। आप हमारे साथ जुड़े और आपने वाक्य बताए, पर एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। पॉलिटिशियन, मंत्री, इतना एक्सपीरियंस्ड राजनेता, घर में बॉस कौन होता है? घर में बॉस कौन होता है? बहुत घर का बॉस कौन होता है? आप होते हैं या आपकी पत्नी होती है? नहीं नहीं, हमारी श्रीमती जी रहती हैं। नहीं, मैं उनको पूरा तवज्जो देता हूं और मैं दिल से कहना चाहता हूं, उनका मैं सम्मान भी करता हूं, अपनी पत्नी का। बहुत बड़ी बात कही आपने। नारी शक्ति नहीं, आपसे लेकर यहां जितने बैठे सभी के लिए मैसेज है। सभी के लिए मैसेज है कि नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए। और राजनाथ जी, आपने इतने दिल से ये कहा, मैं उम्मीद करती हूँ आपकी पत्नी ये इंटरव्यू जरूर देख रही होंगी, क्योंकि मुझे लगता है जितने साल का आपका साथ रहा होगा, ये एक शब्द, ये एक वाक्य कितना मायने रखता है किसी के लिए भी, ये शायद वो महिला ही समझ सकती है। थैंक यू वेरी मच, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। ऑन टाइम्स नाउ समिट, इंडिया विल ट्रूली बी अनस्टॉपेबल under your guidance. Thank you very much.